नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का अध्ययन करेंगे। और आज हम प्रतिक्रियावाद के प्रतीक लॉर्ड कर्जन 1899 टू 1905 तक का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, जनवरी 1899 को लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के स्थान पर लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। लॉर्ड कर्जन सैलिसबरी की सरकार में विदेश उपमंत्री तथा भारत उपसचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुका था। गवर्नर जनरल बनने से पूर्व वह 4 बार भारत आ चुका था और एशिया की समस्याओं पर उसकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी। इतिहासकार P.E. रॉबर्ट्स ने लिखा है कि भारत में किसी अन्य वायसराय को पद संभालने से पूर्व भारत की समस्याओं का इतना ठीक ज्ञान नहीं था जितना कि लॉर्ड कर्जन को। लॉर्ड कर्जन के समक्ष भारत में अनेक समस्याएं थी। ये अकाल और प्लेग तो उसे उत्तराधिकार में मिले ही थे। कम आय होने से सरकार के समक्ष भीषण आर्थिक संकट हो गया था। सरकार की राजनीतिक स्थिति सर्वथा बदल चुकी थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। ऐसी परिस्थिति में लॉर्ड कर्जन चाहता था कि वह भारत में ऐसे प्रशासनिक कार्य करे जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें मजबूत हो तथा भारतीयों को गुलामी की बेड़ियों से दृढ़ता से जकड़ दिया जाए। कर्जन अपनी योग्यता में असीमित जो वृद्धि करना चाहता था और इसीलिए उसे कई ऐसे कार्य करने पड़े जो एक साधारण कर्मचारी कर सकता है। उसके प्रशासन की प्रमुख विशेषता कार्यकुशलता, किंतु उसके प्रशासनिक कार्य पूर्णतः प्रतिक्रियावादी थे। वित्त संबंधी कार्य में हम ये देखते हैं कि लॉर्ड मेयो के काल में चले आ रहे वित्तीय विकेंद्रीकरण को लॉर्ड कर्जन ने यथावत रखा। केवल जो है उसने पंचवर्षीय व्यवस्था के स्थान पर स्थायी व्यवस्था को लागू कर दिया। कर्जन के भारत आने से पूर्व 1898 में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने एक वित्त आयोग का गठन किया। इस वित्त आयोग ने सुझाव दिया कि इंग्लैंड के पाउंड को भारत की सरकारी मुद्रा घोषित कर दी जाए तथा विनिमय दर 15 रुपये कर दी जाए। लॉर्ड कर्जन ने सितंबर 1899 में एक अधिनियम द्वारा इस प्रस्ताव को कानूनी रूप प्रदान कर दिया। चांदी के सिक्कों से प्राप्त होने वाले लाभ में से सोने का एक रक्षित कोष स्थापित किया जाए ताकि विनिमय दर में स्थायित्व बना रहे। भारत से निर्यात की जाने वाली चाय पर भी उसने आवश्यक कर लगाकर नमक कर में कमी कर दी। किंतु कर्जन ने अपने देश के हितों के रक्षार्थ भारत को एक उपनिवेश समझते हुए औद्योगिक विकास नहीं किया, बल्कि उस समय भारत में औद्योगिक विकास की काफ़ी संभावनाएं थी। अकाल और कृषि में सुधार हेतु लॉर्ड कर्जन ने एक आयोग बनाया और उसने निम्नलिखित सुधार हेतु कदम उठाए। पहला, 1900 ईस्वी में पंजाब भूमि स्वामित्व हस्तांतरण अधिनियम पास करके इस बात का प्रयत्न किया कि भूमि कृषक जातियों से गैर कृषक जातियों को हस्तांतरित न की जाए। इस अधिनियम की भावना अच्छी थी, किंतु कृषक जाति की सूची मनमाने ढंग से तैयार की गई और उन वर्गों को गैर कृषक घोषित कर दिया जिनमें राजनीतिक जागृति अधिक दिखाई देती है। दूसरा, 1902 में एक घोषणा के द्वारा किसानों को बहुत सी सुविधाओं का आश्वासन दिया। ये सुविधाएं मात्र कागज में ही रहे, वास्तविक कार्य कुछ नहीं हुआ। 1904 में सहकारी समिति अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार देहातों तथा नगरों में सहकारी समितियों की स्थापना कर किसानों को कम ब्याज पर ऋण दिया जाए। किंतु इस पर कठोर कार्य न हो सका क्योंकि सहकारी समितियों में भी प्रतिक्रियावादी तत्वों का बहुमत था। 1901 में कृषि महानिरीक्षक की नियुक्ति की गई तथा 1905 में पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित की ताकि कृषि का वैज्ञानिक तरीके से विकास किया जा सके, किंतु सामान्य जनता तक उसका लाभ नहीं पहुंच सके। रेल लाइनों का निर्माण। कर्जन के आने से पूर्व रेल संचालन की दोहरी व्यवस्था थी। कुछ रेलों का प्रबंध निजी कंपनियों के पास था तो कुछ का भारत सरकार के पास। दोहरी व्यवस्था पर विचार करने के लिए कर्जन ने थॉमस
रॉबर्टसन को नियुक्त किया। 1903 में रॉबर्टसन ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें वर्तमान व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर रेलों को व्यापारिक दृष्टि से चलाने का सुझाव दिया। रॉबर्टसन ने प्रतिवेदन के आधार पर कर्जन ने प्रचलित व्यवस्था को समाप्त कर 3 सदस्यों का रेलवे बोर्ड गठित किया। रेलों का संपूर्ण कार्य इस बोर्ड को सौंप दिया गया। इस बोर्ड ने नई रेल लाइनों का निर्माण का कार्य हाथ लिया। जिस समय कर्जन भारत से विदा हुआ उस समय भारत में लगभग 28,105 मील रेल लाइनों का निर्माण हो चुका था तथा लगभग 3,167 मील रेल लाइनों का निर्माण कार्य चल रहा था। कर्जन द्वारा रेलवे बोर्ड की स्थापना भारतीय रेल इतिहास के काल की एक युगांतरकारी घटना है। शिक्षा संबंधी कार्य जून 1902 में कर्जन ने एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने कॉलेजों को सरलता से मान्यता न देने, विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों में सरकारी प्रतिनिधित्व बढ़ाने और विधि शिक्षा को केंद्रित न करने का सुझाव दिया। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया जिसकी मुख्य धाराएं इस प्रकार थी। पहला, भारत में तीनों पुराने विश्वविद्यालयों के सीनेट सदस्यों की संख्या कम से कम 50 और अधिक से अधिक 100 निर्धारित कर दी। विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों को मान्यता देने का अधिकार सरकार को दिया गया। प्रोफेसर और प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए सरकार की स्वीकृति अनिवार्य कर दी। अगला है, स्नातकोत्तर शिक्षा का प्रबंध विश्वविद्यालय को दे दिया गया तथा विश्वविद्यालय और कॉलेज के निरीक्षण की भी व्यवस्था की गई। इससे विश्वविद्यालय में शोध की सुविधाएं कम हो गई। लॉर्ड कर्जन ने भारत के राष्ट्रवादियों ने इस नीति की कटु आलोचना की। उस समय देश में राष्ट्रीय आंदोलन उत्पन्न हो रहा था जिसे कर्जन ने भांप लिया था। कर्जन की नीति का लक्ष्य राष्ट्रीय धारा को कुंठित करके आंदोलन को समाप्त करना था। उन्हें प्रतिक्रियावादी तथा भारतीयों को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने का एकमात्र प्रयत्न कहा गया, किंतु कर्जन के प्रयत्नों का इतना लाभ अवश्य हुआ कि विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने वाली संस्थाएं नहीं रहकर वास्तविक शिक्षण संस्थाएं बन गई, जिससे आगे चलकर शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ। पुलिस विभाग का प्रशासन। पुलिस की योग्यता के संबंध में जनता में संदेह था, अतः उसके कार्यों से असंतोष था। वस्तुतः उस समय पुलिस विभाग में अधिकांश कर्मचारी भारतीय थे, इसलिए कर्जन की दृष्टि में पुलिस विभाग में कार्यकुशलता का अभाव था। अतः कर्जन ने 1902 में सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस प्रशासन की खूब निंदा की और सुझाव दिया कि उच्च पदों पर पदोन्नति न करके सीधी भर्ती की जाए। प्रत्येक प्रांत में खुफिया पुलिस विभाग की स्थापना की जाए जो केंद्र के अधीन होगा। कर्जन ने इस आयोग की सिफारिशों को लागू करके पुलिस विभाग का पुनर्गठन किया। इस पुनर्गठन में विद्यार्थियों अंग्रेज जिला पुलिस अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी। उच्च पदों पर अंग्रेजों की सीधी भर्ती की गई। इस प्रकार कर्जन ने प्रजातीय विभेद को और ही अधिक बढ़ा दिया। बंगाल का विभाजन। 19वीं शताब्दी के अंत में जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था। पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश उस समय बंगाल के प्रांत थे। अतः प्रांत की जनसंख्या 7 करोड़ 80 लाख थी। अतः प्रशासन का भार इतना बढ़ गया कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा प्रशासन चलाना कठिन हो गया। इसलिए बंगाल को 2 भागों में बांटने का प्रस्ताव आने लगा। दिसंबर 1903 में लॉर्ड कर्जन ने इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करके सरकारी निर्णय से जनसाधारण को सूचित कर दिया कि बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया जाए। इन 2 भागों में निश्चित रूप से प्रशासनिक कुशलता होगी, जिससे जनता अधिकाधिक मात्रा में संतुष्ट होगी। विभाजन की योजना को स्पष्ट करते हुए ढाका, मेमनसिंह, चटगांव को आसाम में मिला दिया जाएगा। उड़िया भाषी क्षेत्रों को बंगाल के अधीन कर दिया जाएगा। इस विभाजन के संबंध में कर्जन के मन में ये एक बात और थी कि बंगाल विभाजन से बंगालियों का राष्ट्रीयता में योगदान कम हो जाएगा। कर्जन ने फरवरी 1904 को पूर्वी बंगाल का दौरा किया और इस दौरे के बाद उसने दृढ़ निश्चय किया कि बंगाल की एकता को निश्चित रूप से भंग कर दिया जाएगा। 1905 में बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। विभाजन के अनुसार राजशाही, दीनापुर, मालदा, कूच बिहार भी आसाम के साथ मिलाकर एक नया प्रांत बनाया, जिसकी राजधानी ढाका रखी गई। इस नए प्रांत में विधानसभा, राजस्व मंडल की स्थापना की गई। शेष को पश्चिमी बंगाल के नाम से पृथक कर दिया।
बंगाल विभाजन कर्जन का राजनीतिक लक्ष्य बंगाली भाषी हिंदुओं को दोनों प्रांतों में अल्पमत में रखना था। पूरी बंगाल में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना था। बंगाल विभाजन ने ब्रिटिश सरकार के साम्राज्य के विरुद्ध संगठित विरोध उत्पन्न हो गया। भारतीयों के विचार से इस विभाजन में सांप्रदायिक तत्व छिपे हुए थे। वस्तुतः उनका विचार सही था, क्योंकि स्वयं कर्जन ने पूर्वी बंगाल की एक सभा में भाषण देते हुए कहा कि विभाजन का उद्देश्य एक मुस्लिम प्रांत की रक्षा करना है जहां केवल इस्लाम का प्रभुत्व हो। 1883 में इल्बर्ट विवाद के समय भी रिपन को झुकना पड़ा था। रिपन की सांस खत्म क्यों हुई? इसलिए कि वह यूरोप के समक्ष झुका। सत्य तो यह है कि जन भावनाओं का सम्मान करते हुए यदि किसी प्रशासक ने अपना निर्णय बदला तो यह जनता उसका सम्मान करेगी। इस विभाजन ने भारतीय जनता को संगठित कर दिया। भारतीयों ने इसका संगठित विरोध करने के लिए भारत सरकार को विवश होकर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि बंगाल विभाजन के दूरगामी परिणाम हुए। लॉर्ड कर्जन का मूल्यांकन। कर्जन अत्यंत योग्य, विश्व भ्रमण किया हुआ तथा अत्यधिक परिश्रमी व्यक्ति था। भारत आने से पूर्व इंग्लैंड की कॉमन सभा का सदस्य रह चुका था। कर्जन प्रतिभा का धनी तो था, किंतु उनकी सारी प्रतिभा साम्राज्यवादी और क्रियावादी नीतियों को क्रियान्वित करने में लगी हुई थी। वह स्वभाव से अहमवादी तथा जिद्दी था। एक बार जिस मार्ग को चुन लेता था, हटना अपनी प्रतिष्ठा के प्रति आघात समझता था। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर लक्ष्य करते हुए कहा कि कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी आकांक्षा यह है कि मैं शांतिपूर्वक मृत्यु में सहायक बनूं। यद्यपि कर्जन के इस प्रकार के कथनों से वह स्वयं को अत्यधिक अलोकप्रिय हुआ ही, किंतु हमारी राष्ट्रीय भावनाओं को भी बल मिला, जो राष्ट्रीय आंदोलन में सहायक सिद्ध हुई। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने ठीक ही लिखा है कि लॉर्ड कर्जन के प्रशासकीय सुधार भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हैं। कर्जन के शासनकाल की समाप्ति के बाद ये एक तथ्य भली भांति स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजों ने जिस साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभावशाली होने के साथ ही समाप्त होती दिखाई देती है, क्योंकि भारतीयों ने अंग्रेजों की इस नीति को भली भांति समझकर उसका विरोध करना सीख लिया। विद्यार्थियों, निसंदेह कर्जन एक योग्य और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था, किंतु उसने अपना सुधार चक्र इतना तेज और निर्दयता से चलाया कि जन भावनाओं की परवाह नहीं की। फलस्वरूप उसकी सफलताओं पर पानी फिर गया और शासन के अंतिम दिनों में वह सर्वाधिक अलोकप्रिय गवर्नर जनरल हो गया। इति नमस्कार।